नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। हम समेट कर लाए हैं दिन भर की सभी अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का बवाल, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच मणिपुर माल एवं सेवा दूसरा संशोधन विधेयक पारित। सरकार ने कहा किसी भी मसले पर चर्चा के लिए तैयार। संसद के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। कहा संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं, नीति होनी चाहिए। विपक्ष से शीतकालीन सत्र को पराजय की बौखलाहट का मैदान न बनने देने की अपील की। सीपी राधाकृष्णन ने संभाला राज्यसभा के सभापति का पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सबने दी बधाई। सभापति ने अपने पहले संबोधन में सदस्यों से संसदीय आचरण की लक्ष्मण रेखा के पालन की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर साइक्लोन दितवाह के कारण हुई जान माल के नुकसान पर जताया दुख। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत की समय पर और असरदार मदद के लिए अदा किया शुक्रिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में गणना प्रक्रिया में 1.25 करोड़ प्रविष्टियों की ऑडिट की मांग की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीएलओ बनकर काम करने का लगाया आरोप। आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबरें। जीएसटी कलेक्शन में दिखी तेजी। कुल जीएसटी राजस्व 1.70 लाख करोड़ रुपए से पार। जीएसटी सुधारों से सितंबर-अक्टूबर अवधि में 15% की खपत बढ़ी। यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिखा उछाल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाने के लिए जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे ने लोकसभा से राज्यसभा तक की कार्यवाही को रोक दी और दोनों सदनों में टकराव साफ नजर आया। हालांकि सियासी शोरगुल के बीच सरकार ने अहम विधेयक भी पेश किए। अब बड़ा सवाल यह है कि सदन में छाया हुआ यह गतिरोध थमेगा, सदन में कुछ सार्थक चर्चा हो पाएगी या फिर मुद्दों पर सियासत चमकाने का सिलसिला जारी रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सांसदों को नसीहत भी दी। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। सदन की कार्यवाही दोपहर फिर शुरू होने पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही में बाधा आई। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। हमारी अपोजिशन पार्टियां अपने काम नहीं करके, जनता की मुद्दे यहाँ पे नहीं उठा के पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए, सरकार की आप अगर खामियां हैं वो दिखाइए, डिस्कशन करिए, वही तो काम है। नाटक करने की जगह तो ये नहीं है नहीं अपने नेता के पास। हंगामे के बीच दो अहम बिल, केंद्रीय उत्पाद संशोधन बिल 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय उपकर विधेयक 2025 पेश किया गया। दोपहर बाद हंगामे के बीच मणिपुर गुड्स और सेवा कर दूसरा संशोधन बिल भी पारित करने के लिए रखा गया। इस बिल को हंगामे के बीच पारित भी कर दिया गया। so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. मणिपुर में मौजूदा समय में राष्ट्रपति शासन लागू है और ये बिल अध्यादेश की जगह लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी दोपहर बाद एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। We met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. The only thing I'm referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward
has not been rejected. सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में एसआईआर का मुद्दा विपक्षी दलों ने उठाया है। देखना होगा इस मुद्दे पर आगे क्या सत्ता और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती है या गतिरोध बना रहेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही और लोकसभा की कार्यवाही एसआईआर के मुद्दे पर बाधित रही। और शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। संसद को पराजय की बौखलाहट का मैदान न बनाने की प्रधानमंत्री की अपील के बीच सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। संसद की आज की कार्यवाही पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को भी अपने दायित्व निभाते हुए चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो देश के लिए जरूरी हों। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनाएं। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और संसद में ड्रामा की जगह डिलीवरी पर फोकस करना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सांसदों की नई पीढ़ी और पहली बार संसद में चुनकर आए सदस्यों को सार्थक अवसर मिले। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सत्र को राष्ट्रीय हित, रचनात्मक चर्चा और नीति आधारित परिणामों पर केंद्रित रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो राष्ट्र के लिए क्या कल्पना करती है और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहती है। विपक्ष से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सार्थक और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में संतुलन, जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित गरिमा झलकनी चाहिए। बीजेपी और उसके सहयोगी दल जहां पीएम की बातों का समर्थन करते हुए विपक्ष को सदन में चर्चा करने के लिए सलाह दी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और महत्व मिलना चाहिए। उनको कुछ तो मानना चाहिए ना, एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन। अब ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। विपक्ष ने एक पैटर्न सा बना लिया है कि जब जब सदन चलेगा पहले तो आप क्रिटिसाइज कीजिएगा कि भाई इतने कम दिन क्यों हैं, और उसके बाद फिर सत्र को आप चलने नहीं दीजिएगा, आप हंगामा कीजिएगा, ऐसे ऐसे विषयों को लेकर कीजिएगा जिसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। एसआईआर का विषय है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, इसमें सरकार को घेरने का कोई मतलब नहीं बनता। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन पीएम ने जिस तरह से विपक्ष से अपील की कि जहां अच्छा काम हो रहा है उसे बेहतर बनाया जाए और जहां आवश्यक हो वहां रचनात्मक और सटीक आलोचना हो, यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राज्यसभा में सभापति के पद पर आसीन हुए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सत्ता और विपक्ष के अनेक सांसदों ने सभापति को उनके भावी कार्यकाल की बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभापति के रूप में सीपी राधाकृष्णन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में एक नई ऊर्जा के साथ सभापति सीपी राधाकृष्णन पहली बार सभापति के रूप में आसन पर विराजमान हुए और राज्यसभा का संचालन किया। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति का सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि अपनी पूरी क्षमता के साथ सदन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। Our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, who has given a very good facilitation to me by remembering my young days. I am so deeply moved by the wishes, appreciations and the encouragement by 33 members of this August House. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति के सम्मान में कहा कि युवावस्था में आपने लोकतंत्र के रक्षक के रूप में काम करने का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, आपने आपातकाल के खिलाफ अपने जीवन को जीने का रास्ता चुना। आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की। आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिनंदन करते हुए कहा कि मैं समूचे विपक्ष की तरफ से आपको बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे। चेयरमैन, राज्यसभा being custodian of the entire house belongs as much to the opposition as to the government. नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूर्व सभापति की विदाई का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष ने पूर्व सभापति के प्रति जो आचरण और मर्यादा दिखाई, उससे पूरा देश वाकिफ है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने भी सभापति सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दिया। साथ ही पूरे सदन में एक सुर में सभी ने कहा कि उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात दितवा से श्रीलंका में हुई जान और माल की हानि और तबाही पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत द्वारा समय पर दी गई प्रभावी सहायता के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत में महासागर विजन के अनुरूप और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़े हैं। राष्ट्रपति दिसानायके ने आपदा के बाद भारत की सहायता के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और राहत दलों और बचाव सामग्री की त्वरित तैनाती की सराहना की। उन्होंने भारत के समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए श्रीलंका की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके को संकटग्रस्त व्यक्तियों के बचाव, राहत प्रदान करने के लिए चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत अपने विजन महासागर और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी स्थापित स्थिति के अनुरूप
आने वाले दिनों में श्रीलंका द्वारा पुनर्वास प्रयासों, सार्वजनिक सेवाओं को फिर से बहाल करने और प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका बहाल करने के प्रयासों के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। दोनों नेताओं ने निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत ने हवाई और समुद्री मार्ग के जरिए 28 नवंबर से अब तक भारी मात्रा में राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई है। साथ ही द्वीपीय देश में फंसे हुए 2000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका के गंभीर रूप से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता कर रही है। संयुक्त अभियानों में 150 से अधिक लोगों को बचाया गया है, सहायता प्रदान की गई है। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने वाले चक्रवात दितवाह के मद्देनजर भारत ने 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था, ताकि पड़ोसी देश को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान की जा सके। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंकाई वायुसेना के साथ समन्वय में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत के चेतक हेलीकॉप्टर और भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने व्यापक बचाव अभियान चलाया और गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और गंभीर रूप से घायलों सहित अनेक फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। मंत्रालय के मुताबिक बचाए गए लोगों में श्रीलंका, भारत, जर्मनी, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक BNP प्रमुख की स्थिति इतनी नाजुक है कि अभी उन्हें विदेश इलाज के लिए एयरलिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। खालिदा जिया पिछले कई दिनों से ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल के कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती हैं। हालांकि उनकी सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि वे कई पुरानी बीमारियों से जूझ रही हैं। खालिदा जिया के स्वास्थ्य की चिंता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। बीजेपी ने 1.25 करोड़ एंट्रीज में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ TMC समर्थकों का विरोध CEO दफ्तर के बाहर हंगामे में बदल गया। और इस सबके बीच CAA के पात्र प्रवासियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को आरोप लगाया कि 26 से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में दर्ज की गई करीब 1 करोड़ 25 लाख प्रविष्टियों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत सौंपी। शुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कंसल्टेंसी एजेंसी IFAC डेटा एंट्री प्रक्रिया में दखल दे रही है। बीजेपी की मांग है कि 26 से 28 नवंबर के बीच हुई सभी प्रविष्टियों की विशेष प्रेक्षकों और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम से जांच व ऑडिट कराया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये कोई BLO नहीं है। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से CEO कार्यालय में मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब बाहर निकला, उसी दौरान TMC समर्थक BLO अधिकार रक्षा कमेटी के मंच से CEO कार्यालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और शुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों पर अभद्र टिप्पणी की। शुवेंदु अधिकारी ने जब चुनाव आयोग के ऑफिस में बीजेपी MLAs को लेके CEO मनोज कुमार अग्रवाल से भेंट करने के लिए आए, तभी यहाँ पे TMC के सपोर्टर BLOs विरोध दिखा रहे हैं। इसी तरह चलते हुए यहाँ का जो माहौल है, फिर एक बार यहाँ का पारा चढ़ गया।
इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बीएलओ से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता ही बीएलओ बनकर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद प्रेशर क्रिएट कर रही है और ममता बनर्जी ने खुद धमकी दिया है कि देखिए ज्यादातर बीएलओज ऑनेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए वो काम करें। लेकिन जब स्टेट के मुख्यमंत्री मंच से, खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको काम करना पश्चिम बंगाल सरकार के ही अंडर में है, तो कौन नहीं डरेगा। बीएलओ थे नहीं वहाँ, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे वहाँ, तो सरकार उनके है, रास्ता उनके है, पुलिस बल उनके है, तो उनको तो बड़ी जमाई की आधार से उनको पार किया जाएगा। इस बीच प्रदर्शन के पीछे तृणमूल का हाथ होने का एक और सबूत मिला है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे तृणमूल के नेतृत्व वाले राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक प्रताप नायक से जब पूछा गया कि आज कांग्रेस भी आई थी लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया गया, केवल भाजपा को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर वो कुछ जवाब नहीं दे सके। जो बीएलओ अधिकार कमेटी का कन्वीनर है वो बोल सकते हैं परमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर परमिशन नहीं होता तो पुलिस हम लोग को यहाँ से हटा देता। जो बीएलओ हैं उन लोग के पास खड़ा होने के लिए हम लोग आए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2208 बूथों पर वितरित किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म का संग्रह नहीं होने पर रिपोर्ट तलब की है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल का राजभवन अब से लोक भवन केरल कहलाएगा। राजभवन, जो कि राज्यपाल का आधिकारिक आवास और कार्यालय होता है, इसका नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। इसके बाद से अब आधिकारिक पता लोक भवन केरल होगा। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बताया कि मूल रूप से 2024 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विचार सामने आया था। ये तर्क देते हुए इस बदलाव से राजभवन जन सुलभ होगा और आम लोग बिना किसी डर या हिचकिचाहट के यहाँ पहुँच सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव लोगों की पहुँच, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सहभागिता का प्रतीक होगा। From today that our Raj Bhavan in Kerala will be renamed as Lok Bhavan Kerala. I am very glad that Ministry of Home Affairs, who is the parent ministry of all the Raj Bhavans, has directed all the Raj Bhavans in the country to name themselves as Lok Bhavan. It is the colonial thought that which was hanging over our minds, our heads all the time. And this is a very serious and very much awaited attempt by the Home Ministry. इसकी शुरुआत असम से हुई। असम के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बीते महीने 28 नवंबर को ही ये निर्देश जारी किया था और इस बदलाव को औपचारिक बनाने वाले वे पहले राज्यपाल हैं। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी 29 नवंबर को ऐसा ही आदेश जारी किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कोलकाता स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। राज्यपाल के अनुसार यह कदम शासन को अधिक जनसुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया है ताकि आम लोग बिना किसी औपचारिकता के यहां आकर अपनी समस्याएं लेकर आ सकें। राजभवन तमिलनाडु का नाम भी बदलकर लोक भवन तमिलनाडु कर दिया गया है। लोक भवन तमिलनाडु ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए बताया कि लोक भवन नाम विकास का परिचायक है, जो जन केंद्रित शासन और सक्रिय जन भागीदारी के प्रति इसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह लद्दाख के लिए ऐतिहासिक क्षण है। गौरतलब है कि 25 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें भारत के सभी राजभवनों का
नाम लोक भवन अपनाने और सभी राजनिवास जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास हैं और ऑफिस हैं, इनका नाम बदलकर लोक निवास करने को कहा था। देश की प्रशासनिक शब्दावली से औपनिवेशिक दौर के शब्दों को हटाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह कदम विकसित भारत की सोच को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राजभवन और राजनिवास का नाम बदलने का उद्देश्य लोकतंत्र में सहभागिता की प्रकृति को दर्शाता है और यह पक्का करना है कि संवैधानिक स्थल आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बने हैं। इस बदलाव के साथ ही राज्यपाल आवास के द्वार, वाहन, आवास पर लगी पट्टिका और आधिकारिक लेटर हेड से लेकर वेबसाइट में भी बदलाव होगा। फिलहाल प्रशासनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद नए नाम की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक HIV/AIDS के खात्मे का लक्ष्य रखा है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 2030 तक HIV के खात्मे की पहल की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ड्रग्स और इंजेक्शन से फैलने वाले HIV के बारे में लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वो इस बारे में लोगों को जागरूक करें। देश में सालाना HIV के नए संक्रमण में 48% और मृत्यु में 80% की कमी आई है। कार्यक्रम में HIV/AIDS के नियंत्रण के काम करने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इसके थ्रू यानी इंजेक्टेबल्स के थ्रू HIV ये न्यू एरिया इट हैज डेवलप्ड। तो दे से इट्स ड्रग्स बट अल्टीमेटली इट लीड्स टू HIV. So this also needs sensitization. People are much aware about the sexual interaction part. They are much aware about the do's and don'ts about it, but they are not aware, less aware about the injectables which the drug abusers are using. So first of all, we have to address the drug issue also, and we have to address the injectable part also, because that is now another source which is picking up, which we have to address. तो उसके बारे में निश्चित रूप से we have to communicate to the public representatives, and the paramedics and the health workers have to sensitize the local workers, the local pradhans about it. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड मेले के चौथे संस्करण का सोमवार को राजधानी नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मेले में देश भर से आए स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार शुद्ध, पारंपरिक और क्षेत्रीय व्यंजनों की बड़ी रेंज लोगों को आकर्षित कर रही है। इस बार करीब 25 राज्यों से आई लखपति दीदियों के करीब 65 स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरस मेला ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बड़ा मंच बन चुका है, जहां उनके उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। दो करोड़ दीदी लखपति दीदी बन चुकी है, लेकिन अब 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है, और वो दिन भी लाना है जब हमारी हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। ये केवल भाषण नहीं है, संकल्प है हमारा, जिसको हम पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एक केंद्रित समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को निर्बाध और सम्मानजनक बैंकिंग प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वे बचत पहुंच, सामाजिक सुरक्षा नामांकन और KCC मुद्रा सहकारी समितियों के माध्यम से शाखाओं, ATM और ऋण के विस्तार को मजबूत कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी गांव या समुदाय पीछे न छूटे। नई दिल्ली में आज इंडिया पोलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट के 11वें राउंड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पोलैंड के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
व्लादिस्लाव बार्टोजेव्स्की और पश्चिम भारत के सचिव सीबी जॉर्ज उपस्थित रहे। बैठक में 5 ईयर एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त 2024 में पोलैंड दौरे के दौरान इस 5 ईयर एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी के साथ बैठक में डिफेंस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और एआई जैसे एरिया में कोऑपरेशन में तेजी लाने पर भी सहमति बनी। दोनों पक्षों ने टेररिज्म के सभी रूपों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उत्तर और दक्षिण भारत के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज से 4 साल पहले काशी तमिल संगमम की परिकल्पना की गई। उस कल्पना के अंतर्गत ही काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई और अब इसका 4था संस्करण शुरू हो रहा है। काशी तमिल संगमम के आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत को स्थापित करने में कितनी मदद मिलेगी, इसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति से विशेष बातचीत की। काशी और तमिल की जो सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक व्याख्या है इन संबंधों की, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ में फॉर्मर वाइस चांसलर बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के। उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध क्या रहे और किस तरीके से ये संबंध पुनर्व्याख्यायित हो रहे हैं। भारत के महापुरुषों ने केवल भारत के बारे में नहीं, पूरे विश्व के बारे में विचार किया और जब जब हमारा दर्शन, दृष्टि और विचार संकट में आया, तब भारत को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होता है। जब पूरा संकट था तो राम इस धरती पर आए और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक उन्होंने भारत को एकीकृत किया और हमें लगता है कि यह ऐतिहासिक अवधारणा ही काशी तमिल संगमम का आधार है। लेकिन अब जब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक तरीके से कह सकते हैं बहुत विजनरी प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी के अंतर्गत ये आयोजन भी हो रहा है, इसके प्रभाव क्या देखते हैं? कोई भी राष्ट्र महान तब बनता है जब राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार योगदान करता है। और इस दृष्टि से काशी तमिल संगमम, जिसका ये 4था संस्करण है, जिसकी 4थे संस्करण की शुरुआत काशी से होगी और इसका समापन रामेश्वरम में होगा, निश्चित तौर पर हमारे देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए, उनको सबको एक साथ खड़ा करने का एक सुनियोजित श्रेष्ठ प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और यह पहली शर्त है, जब भारत एकीकृत होगा, अखंड होगा, सब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, सब एक दूसरे की चिंता करेंगे, केवल अपनी चिंता नहीं करेंगे, तभी भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। और इस दृष्टि से काशी तमिल संगमम एक अद्भुत प्रयास है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका संगीत और गीत और साहित्य के माध्यम से जो पूरे भारत को एक कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी इसमें जो कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो उनका विचार है, निश्चित तौर पर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उसे एकीकृत करना पड़ेगा। समाज के सारे लोगों को एक दूसरे के साथ वैचारिक आधार पर, सैद्धांतिक आधार पर और मानवीय मूल्यों के आधार पर जोड़ना होगा। और जब भारत एकीकृत होगा तो निश्चित तौर पर वह श्रेष्ठ भारत बनेगा और केवल भारत भारत का विचार नहीं करेगा, पूरे विश्व के कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त करने वाला अभियान बनेगा। काशी तमिल संगमम का जितना महत्व भौतिक है, उससे कहीं ज्यादा महत्व आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक भारत की आत्मा है। और भारत की आत्मा जब सशक्त होगी तो भारत का भौतिक स्वरूप अपने आप में भी स्वस्थ भी होगा और सशक्त भी होगा। मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा लिखा एक लेख अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि कैसे नारी शक्ति भारत के भविष्य के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि नारी शक्ति भारत के भविष्य का केंद्र है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, यह शब्द अब केवल एक नारा नहीं रह गया है, यह एक राष्ट्रीय मिशन है। वन स्टॉप सेंटर से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक, हेल्पलाइन से लेकर सामाजिक सुरक्षा केंद्रों तक, मिशन शक्ति के तहत सरकार महिलाओं के लिए सम्मान और अवसर सुनिश्चित कर रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के लेख की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे बहुत ही विवेकपूर्ण आत्मचिंतन बताया और सभी नागरिकों से इस लेख को अवश्य पढ़ने की अपील की।
गुजरात के वडोदरा में नेशनल यूनिटी वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, मंत्री अर्जुन मोढवाडिया और वडोदरा के इंचार्ज मिनिस्टर मौजूद रहे। KGPU से शुरू हुई यह वॉक पोरगांव होते हुए करवन गांव पहुंची, जहां यूनिटी वॉक में शामिल मंत्रियों और नेताओं का गांव के लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद मैनपुरा में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की अखंडता और एकता के लिए सरदार साहब द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। भारत के लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। वर्ष 2026 के लिए लोकतांत्रिक मंच अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान यानी IDEA की अध्यक्षता भारत को मिली है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आगामी 3 दिसंबर 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में ये जिम्मेदारी भारत की ओर से संभालेंगे। इंटरनेशनल IDEA पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यरत एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 35 सदस्य शामिल हैं, जबकि अमेरिका और जापान 2 पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़े हैं। भारत इंटरनेशनल IDEA का संस्थापक सदस्य है और चुनावी अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत विश्व भर के चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपने अनुभव साझा करेगा और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में योगदान देगा। और दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर के शोपियान, कुलगाम और पुलवामा समेत 8 जगहों पर तलाशी ली। वहीं लखनऊ में भी एक स्थान पर NIA ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान NIA की टीमों ने कई डिजिटल उपकरण और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। इससे पहले NIA ने 26 और 27 नवंबर को फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर और दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की थी। उस छापेमारी में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों से कैश, विदेशी मुद्रा और गोल्ड बरामद किया गया था। NIA ने कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की थी और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मामले की बारीकी से जांच जारी है। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक भारत में बनने वाले या भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा। ये फ़ोन ऐप के पहले सेटअप के दौरान ही दिखाई देना चाहिए। जो फ़ोन पहले से ही बन चुके हैं और दुकानों में उपलब्ध हैं, उन पर भी ये ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट करने के ज़रिए भेजने की कोशिश की जाएगी। कंपनियों को ये काम 90 दिनों के भीतर पूरा करना है और 120 दिनों में रिपोर्ट जमा करनी है। संचार साथी पहल का उद्देश्य नकली या चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन की बिक्री रोकना, मोबाइल नंबरों के गलत इस्तेमाल से होने वाले साइबर फ्रॉड को कम करना और मोबाइल फ़ोन की IMEI नंबर जांचने की सुविधा देना है। केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून को लागू कर दिया है। ये कानून श्रमिकों की वर्तमान अवस्था को देखकर बनाए गए हैं, जिसमें सरकार ने निर्यात क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। अब श्रमिकों को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसरों की गारंटी मिलेगी और इससे वेतन, बोनस और ग्रेच्युटी की गणना समान तरीके से की जाएगी। नए कानून में राज्यों और केंद्र को कामकाज की समय सीमा तय करने की पूरी आज़ादी दी गई है। पहले एक तिमाही में महज 75 घंटे ओवर टाइम करने की सीमा तय थी, लेकिन अब सरकारें उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार इसमें बदलाव कर सकती हैं और इससे निर्यात उद्योग में व्यावसायिक मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए नियमों में नियोक्ताओं द्वारा विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे निर्यात क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव न करने का प्रावधान है और इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। साथ ही अब इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे, जिससे महिलाओं को हाई पेमेंट और नाइट शिफ्ट करने का भी लाभ मिलेगा। तो वहीं नया कानून टेक्सटाइल श्रमिकों के लिए समय के भीतर ही मजदूरी भुगतान भी सुनिश्चित करेगा और इससे अनधिकृत कटौतियों पर प्रतिबंध भी लगेगा और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला मंदिर सोना गबन मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत अगले सप्ताह मंगलवार को इस पर विचार करेगी। अपनी याचिका में चंद्रशेखर ने दलील दी है कि इस घटना की गहन जांच आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मंदिर का सोना कथित तौर पर विभिन्न राज्यों में भेजा गया था और केरल के बाहर के व्यक्ति और प्रतिष्ठान भी इससे जुड़े हुए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने याचिका में आरोप लगाया कि त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड में ऐसे लोग कार्यरत हैं जिनका राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी से स्पष्ट राजनीतिक जुड़ाव है और बोर्ड के बाहर के लोगों की काफ़ी राजनीतिक प्रभाव है। राजीव चंद्रशेखर ने दलील दी है कि द्वारपालक मूर्तियों की स्वर्ण मढ़ित प्लेट और श्री कोविल यानी गर्भगृह की चौखट में जड़ित सोने को मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था और इसके बाद भी केवल उन पर ही मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और वर्ल्ड कप चैंपियन हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह पहली बार है जब बैंक ने किसी महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीएनबी ब्रांड एम्बेसडर बनने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है। दिल्ली के द्वारका में आयोजित भव्य समारोह में बैंक ने 4 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। इस मौके पर बैंक के शीर्ष अधिकारी, वित्त मंत्रालय के सचिव और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज मुझे यहाँ पर खड़ा देखकर many girls are going to be inspired because जैसे कि this is first women cricketer who is going to be brand ambassador of PNB and I think in future many more girls will come and be brand ambassador of many big companies and many big banks, I would say. And I think I just want to thank a lot because this is going to be game changing moment for many girls because क्रिकेट में हम जो कर सकते थे हमने वो करके दिखाया बट नाउ द सपोर्ट वी वांट फ्रॉम इंडियन पब्लिक, इंडियन फैंस, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर सिटिंग देयर। दे आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मोमेंट्स बैक होम आज मुझे यहाँ पर देखकर एंड दे आर गोइंग टू ड्रीम बिग। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।